हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। फिजिकल केमिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नया चैप्टर स्टार्ट किया है। एक लेक्चर अपना हो चुका है और उस लेक्चर को हमने कहां पर एंड किया था? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन सा होता है? एक होता है गैल्वेनिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हुए एक ऐसी पर्टिकुलर रिएक्शन जो नहीं होना चाहती, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को भी ये करवा देता है। दैट मीन्स किस में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला अपना जो टॉपिक है दैट इज गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में हमें क्या करना है? केमिकल एनर्जी चाहिए। केमिकल एनर्जी चाहिए तो हमारे पास एक ऐसा सेटअप होना चाहिए जिसमें एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही हो। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। अब गिब्स फ्री एनर्जी अगर सिस्टम का डिक्रीज हो रहा है तो ये एनर्जी कहीं तो रिलीज हो रहा है। जितना भी एनर्जी रिलीज हो रहा है दैट इज नॉन एज केमिकल एनर्जी, और उसी केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का और क्या नाम होता है? वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल हो या वोल्टाइक सेल हो, सबसे सिंपल एग्जांपल इस टाइप के सेल का अपने पास है डेनियल सेल, और डेनियल सेल का स्टडी हम करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये बताइए कि कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सही है। इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन भी दिया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन भी दिया था। इलेक्ट्रोड का सबसे सिंपल सेटअप अपने क्या है? वही जिंक वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि लेटर से कि अपने पास एक जिंक का रोड है, और जिंक के रोड को, जिंक का जो आयन है, जिंक का क्या आयन होता है बेटा? Zn2+ आयन। Zn2+ आयन के इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन में डिप किया जाए तो क्या होगा? बोला था देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी सब्सटेंस व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद इट्स इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन टू गेन इलेक्ट्रॉन और टू लूज इलेक्ट्रॉन। कोई भी सब्सटेंस को उसके इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन के कांटेक्ट में अगर रखा जाए तो या तो वो सब्सटेंस ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या ओवरऑल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो ऐसा सिस्टम को क्या बोलेंगे? कैथोड। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होगा तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? एनोड। जिंक इलेक्ट्रोड के बारे में हमें पता है कि जिंक इसके इलेक्ट्रोलाइटिकल सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने के बाद इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होगा कि यहां से जो जिंक एटम है वो सॉल्यूशन में एज अ Zn2+ चला जाएगा। तो Zn सॉलिड बेसिकली क्या बना लेगा? Zn2+ एक्वस। बस कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस जिंक की रोड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएंगे। हर किसी एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रैप होंगे? यहां पे 2। इसका मतलब रोड के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं एनोड, और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। सॉल्यूशन में क्या चले जाएंगे? जिंक 2+ आयन ज्यादा चले जाएंगे। पहले सॉल्यूशन में क्या था? एक न्यूट्रल सॉल्यूशन था, जैसे मान लो कि ZnSO4। जिंक 2+ भी सल्फेट आयन SO4 2- आयन के बराबर थे। लेकिन जब से ऐसा होने लगा जिंक 2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ गई, तो सॉल्यूशन के अंदर एक्चुअली में क्या चार्ज क्रिएट हो गया? पॉजिटिव। रोड पे क्या चार्ज क्रिएट हो गया? नेगेटिव। और इसी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम चाहें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। अगर यहां पर रिडक्शन होता, जैसा कि कॉपर के इलेक्ट्रोड में होता है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आता उसको चाहे तो रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते थे।
इलेक्ट्रोड भी दिखा दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी वापस से दिखा दिया। उसके बाद एक और टॉपिक में डील किया था अपन ने कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, चाहे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, चाहे आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, तो इस वैल्यू से आप बेसिकली क्या समझते हो? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सही है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, अब ज्यादा कब हो सकता है बेटा? चेक करो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा जनरेट कब हो सकता है? जब चार्ज का सेपरेशन ज्यादा हो, सही है। इसका मतलब जिंक को यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा देने चाहिए। ये जो इक्विलिब्रियम है ये बहुत ही ज्यादा आगे की तरफ जाके सेटअप होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ज्यादा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा। टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड वो ज्यादा होगा। और अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो इसकी क्या पावर ज्यादा होगी? रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। तो अगर मान लो कि एक एग्जांपल अभी डिस्कस करें जिसमें आपको लेट अस से कि 4 इलेक्ट्रोड दे दूं और चारों इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दूं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देने के बाद उन चारों में से इस वैल्यू का कंपैरिजन करते हुए आप ये आंसर कर सकते हो कि कौन सी ऐसी इलेक्ट्रोड है जो ऑक्सीडाइज होना चाहती है, और अगर ऑक्सीडाइज होना चाहती है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? ज्यादा। एक एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे मान लो कि जिंक की बात करें तो जिंक Zn2+ बनाएगा। इंडिकेशन से ही पता चल गया कि ये E की जो भी वैल्यू मैं यहां पे दूंगा, E की जो भी वैल्यू यहां पे दूंगा वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही होगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन को ही दिखाया गया है। यहां पर मैंने नॉट लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा? जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपने कैलकुलेट किया है वो स्टैंडर्ड स्टेट में किया है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और क्या एग्जांपल हो सकता है अपने पास? क्रोमियम से क्रोमियम 3+ जाने का। और एग्जांपल अपने पास निकल से निकल 2+ जाने का, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+ जाने का। ये जिंक, क्रोमियम, निकल और एल्यूमिनियम जो दे रखा है दैट मींस ये सॉलिड मेटल की रोड है। तो क्या होगा इसका? ये सॉलिड है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे ही आयंस में बनेंगे तो आयन क्या होता है? एक्वस स्टेट में होते हैं। वो सब मैंने नहीं लिखा है। ये जो वैल्यूज आपको दी गई है, इन वैल्यूज का कंपैरिजन करके आप ये बता सकते हैं कि कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है और किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। वैल्यूज अपने पास हैं 0.76, 0.74, 0.25 और ये वैल्यू है 1.66। ठीक है। अब मान लो कि तुम तुक्का ही लगाने लग जाओ, तो तुक्का लगाने लग जाओ तो क्या कि या तो सबसे हायर वाला या सबसे लोअर वाला। क्वेश्चन अपने पास देख लो, क्वेश्चन क्या है कि रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट किसका है? ठीक है भाई, रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट होगा, इसका एक ही मतलब है कि सामने वाले को ज्यादा रिड्यूस करेगा, तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। और जो ऑक्सीडाइज ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? ज्यादा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दे रखा है, किसका ज्यादा दे रखा है? एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड का। तो यहां पर एल्यूमिनियम की टेंडेंसी एल्यूमिनियम 3+ में जाने के लिए सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ये ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है, इसीलिए इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या आएगी? ज्यादा। ओके, एक और एग्जांपल अपन ऐसा डिस्कस कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि रिड्यूसिंग पोटेंशियल आपको दे रखा हो, ये सब हटा देता हूं मैं, रिड्यूसिंग पोटेंशियल दे रखा हो तो इससे क्या समझेंगे अपन? रिड्यूसिंग पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोड का रिड्यूस होने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। अब अगर मान लो कि इलेक्ट्रोड रिड्यूस होना चाहती है तो सामने वाले को क्या करेगी? ऑक्सीडाइज। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगी, तो किसकी बात आ जाएगी फिर? ऑक्सीडाइजिंग पावर की। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। अब जैसे मान लो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको 2-3 नाम तो पता है, रिडॉक्स रिएक्शन में ही सीखे हुए हैं।
जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने पास क्या होता है, KMnO4 होता है, K2Cr2O7 होता है। फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये हमेशा सबसे तेजी से सभी के इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस, तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। और क्या एग्जांपल हो सकता है? इसी तरीके से अपने पास KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, MnO2 हो गया या फिर फ्लोरीन हो गया। इन चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का रिड्यूसिंग पोटेंशियल अभी मैं लिखूंगा और उस रिड्यूसिंग पोटेंशियल को समझ के मैथमेटिकल वैल्यू को देख के भी आप बता पाओगे कि कौन सा वाला ऑक्सीडाइजिंग पावर या कौन सा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है। जैसे KMnO4 की अगर बात करें, E0, पहली बात तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन वाला है या रिडक्शन वाला, अभी पता चलेगा। KMnO4 से कहां चला गया, Mn2 प्लस एसिडिक मीडियम में। लेट अस से कि MnO2 प्लस 4 से कहां चला गया, +2 प्लस एसिडिक मीडियम में। K2Cr2O7 प्लस 6 से क्रोमियम कहां चला गया, +3 एसिडिक मीडियम में। या फिर मैं दे दूं फ्लोरीन और उससे कहां चला गया, फ्लोरीन माइनस। ये चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने पास बहुत अच्छे। आंसर आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है कि सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन खाएगा तो खुद हो जाएगा रिड्यूस, सामने वाले को कर देगा ऑक्सीडाइज, और वो चाहे तो अपन इनकी वैल्यूज से भी प्रूव कर सकते हैं। तो वैल्यूज अपने पास क्या है, 1.23 वोल्ट, इसका आता है 1.51 वोल्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का आता है 1.33 वोल्ट और फ्लोरीन गैस का आता है 2.87 वोल्ट। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पोटेंशियल है। अच्छा, अगेन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल दे रखा है, नोट कर लो भाई। +7 से कहां जा रहा है, +2 में। सब में ऐसा ही हो रहा है कुछ, +7 से +2 में जा रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मींस रिडक्शन हो। और यहां पर ये जो E0 इंडिकेट किया गया है, इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सबसे ज्यादा किसका दे रखा है, फ्लोरीन का, इसीलिए फ्लोरीन का रिड्यूस होने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा और इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, सबसे ज्यादा। अच्छा, ये दोनों कंपेयर करो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं वैल्यूज नहीं भी दूं तो भी तुम थ्योरेटिकली बता सकते हो। बताइए किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, KMnO4 का। तो KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग पावर K2Cr2O7 से क्या है, ज्यादा। चाहे तो हम इन क्वेश्चन का आंसर थ्योरेटिकली भी दे सकते थे, रिडॉक्स में भी आप चाहे तो उसको गैस कर सकते थे। कैसे, यहां पर M1 कौन से स्टेट में, +7, यहां पर क्रोमियम कौन से स्टेट में, +6। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसी की तो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन खाने की। तो ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है तो इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है, दैट मींस ये क्या होना चाहता है, रिड्यूस। और अगर ये रिड्यूस ज्यादा होना चाहता है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। थ्योरेटिकली भी आंसर आ सकता था, और इस थ्योरेटिकल आंसर को सपोर्ट करने के लिए एक प्रैक्टिकल डेटा भी अपने पास है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा मिले तो उस डेटा से आप क्या बता सकते हो कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, या कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। अब आ जाते हैं बेसिकली अपन आज के लेक्चर में, और आज के लेक्चर का जो मोटिव है अपने पास, दैट इज गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन करना, गैल्वेनिक सेल के बारे में जितनी भी थ्योरी है उसे लिखना, और टाइम अगर परमिट करता है तो गैल्वेनिक सेल के ऊपर 2-3 क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो सबसे पहले अगर गैल्वेनिक सेल की बात करें तो क्या करता है, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। अब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले केमिकल एनर्जी तो चाहिए, और एनर्जी हमें रिएक्शन के माध्यम से अगर मिलेगी तो इसका मतलब है कि रिएक्शन होना चाहिए। रिएक्शन होना चाहिए मतलब क्या होगी,
स्पॉन्टेनियस redox reaction is required. स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? लेस देन जीरो. गिब्स फ्री एनर्जी में जितना डिक्रीज होगा उतना ही एनर्जी बाहर रिलीज होगा, एंड दैट एनर्जी इज केमिकल एनर्जी. उसी को अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले हैं. सही है. और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा. इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मतलब क्या होता है? चार्ज का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो. ओके. अब वापस से कल के लेक्चर पे ध्यान दो, और उसमें तुमने पढ़ा था कि एनोड के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव. कैथोड के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव. अब एक बात बताना, एनोड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. वो एनोड बना भी देता हूं वापस से. एनोड किसका बनाया था अपन ने? जिंक का. यह जिंक, और यहां पर नीचे जो सॉल्यूशन होता है उसका होता है इसी के इलेक्ट्रोलाइट का, दैट मींस ZnSO4 का सॉल्यूशन है. आगे बढ़ते हैं. कैथोड किसका बनाया था? कॉपर का. और कॉपर की जो रोड है वो किसके कांटेक्ट में होती है? कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में. तो यहां क्या प्रेजेंट है? Zn2+ आयन, सल्फेट आयन. यहां क्या प्रेजेंट है? कॉपर 2+ आयन एंड सल्फेट आयन. सही है. अब इसके बाद आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या होती है? आइदर टू गेन इलेक्ट्रॉन और टू लूज इलेक्ट्रॉन. और इसमें जिंक का मुझे पता है कि जिंक की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की. ऑक्सीडाइज होने की मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की. तो यहां से जिंक क्या करता है? सॉल्यूशन में आता रहता है. सॉल्यूशन में आता रहता है तो जिंक 2+ एक्वस बनता रहता है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे पीछे छोड़ के चला जाता है. ये 2 इलेक्ट्रॉन हर किसी जिंक एटम के. इसीलिए एनोड के ऊपर क्या चार्ज आता है बेटा? नेगेटिव. कॉपर की टेंडेंसी क्या होती है बेटा? सॉल्यूशन में से ये कॉपर 2+ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन खाने के लिए कॉपर की रोड पे जाके चिपक जाता है. तो कॉपर का क्या होगा बेटा? कॉपर 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या बनेगा? कॉपर सॉलिड. कॉपर 2+ रोड के ऊपर चिपक रहा है तो इस रोड पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव. ठीक है. यही दोनों इलेक्ट्रोड का सेटअप मैंने कल बनाया था. अब मुझे क्या करना है कि एनोड और कैथोड को कंबाइन करके एक गैल्वेनिक सेल बनाना. तो तुम खुद सोचो बनेगा ये सेल. एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम है. और चाहे तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है. इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि वायर ही तो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करवा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है. और कहां से कहां जाएगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से कहां जाएगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन कम है. और कहां से कहां जा सकता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ. तो लेट अस से कि ये कंडक्टिंग वायर है, और इस कंडक्टिंग वायर से मैंने इन दोनों को, कैथोड और एनोड को कनेक्ट कर दिया. अब क्या होगा? जिंक के इलेक्ट्रॉन या जिंक रोड में से इलेक्ट्रॉन उठ के कहां जाएंगे? कॉपर के रोड की तरफ. इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लग गया, और इसी को अपन क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई. इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन होने लग गया. तो यही एक गैल्वेनिक सेल है. ठीक है. कैथोड और एनोड को कनेक्ट करना है, जिसमें क्या बन जाएगा अपने पास? गैल्वेनिक सेल. अब आगे वाली बात आती है, क्या यह सेटअप अपने पास कंप्लीट है क्या? और इस सेटअप में अगर कोई दिक्कत आ सकती है तो वो क्या आ सकती है? इधर ऑक्सीडेशन और इधर रिडक्शन. अब देखना, साथ ही साथ जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया तो अगर आप यहां पे एक बल्ब भी लगाएं तो ये बल्ब क्या होगा? जल जाएगा, है ना. इस बल्ब से उजाला होगा, लाइट प्रोड्यूस हो जाएगा यहां पे, अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है तो ये आपको दिखेगा. तो जिस तरीके से आपने इस कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लग गया. इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा? जिंक से कॉपर की तरफ. इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन अगर इस तरीके से है, इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन कहां है? एनोड से कैथोड की तरफ है.
तो बताइए करंट फ्लो की डायरेक्शन कौन सी होगी? ऑपोजिट कन्वेंशन है बेटा ये। तो कैथोड से एनोड की तरफ गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन होगी। अब अगला पॉइंट आता है कि क्या यहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हमेशा के लिए चलता रहेगा? तो सोचो भाई सोचो, क्या ऐसा होता रहेगा क्या कि 2, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन तक ये बल्ब जलता रहेगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। यूं मान लो कि ये बल्ब अगर जलेगा या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तो एक इंस्टेंट के लिए, एक झटके के लिए होगा और उसके बाद सब बंद हो जाएगा। ये क्यों? उसका रीजन है, बताओ। तो उसका रीजन अपने पास क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि विदाउट एनी वर्क यू कैन नॉट सेपरेट चार्ज। और यहां पे क्या हो गया? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां सॉल्यूशन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव आ गया। अब यहां के इलेक्ट्रॉन उठा के अगर आपने उधर भेज दिए तो क्या करना पड़ेगा? यहां पर और इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करने के लिए जिंक को वापस से जिंक 2+ में जाना पड़ेगा, ताकि इस रोड के ऊपर क्या आ जाए? 2 इलेक्ट्रॉन वापस से आ जाए और फिर नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो क्या ऐसा हो जाएगा क्या? चार्ज सेपरेट हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर सेटअप अपना केवल इतना ही है गैल्वेनिक सेल का, तो एक इंस्टेंट के लिए यहां पे करंट फ्लो होगा और उसके बाद ये करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि चार्ज बिल्डअप हो गया। इस कंटेनर में Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। सिमिलरली अगर यहां पे देखें तो कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? कम, बिकॉज कॉपर 2+ कॉपर की रोड पे डिपॉजिट हो गया। तो यहां किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा? सल्फेट आयन का। सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो इस सॉल्यूशन के ऊपर क्या चार्ज बिल्डअप हो जाएगा? नेगेटिव। और जैसे ही चार्ज बिल्डअप हो गया उसके बाद रिएक्शन आगे प्रोसीड कर नहीं सकती, बिकॉज इट इज अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। और एक इंस्टेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद ये सब स्टॉप हो जाएगा। तो आप ऐसा क्या कर सकते हो कि ये चार्ज बिल्डअप ना हो? एक काम तो अपन ने कर लिया, यहां मुझे चार्ज बिल्डअप नहीं करना है तो मैंने इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, जिसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को उठा के ले गया। तो चलो ये तो ठीक है। अब मुझे दूसरा क्या करना है कि इसके अंदर चार्ज बिल्डअप अगर नहीं करना है तो Zn2+ आयन को भी यहां पे न्यूट्रलाइज करते रहना पड़ेगा। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, यहां पे कॉपर 2+ इधर डिपॉजिट हो रहा है, तो यहां पे कौन सा चार्ज बिल्डअप हो रहा है? नेगेटिव। इस नेगेटिव चार्ज को बिल्डअप नहीं होने देना है। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होता रहेगा आपको वैसे वैसे इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और इस नेगेटिव चार्ज को अगर आप न्यूट्रलाइज करते जाओगे तो वापस से यहां से कॉपर 2+ उठ के और इधर जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। यह प्रोसेस केवल तभी कंटिन्यूअस हो सकती है जब आप चार्ज बिल्डअप ना होने दो। तो कैसे कर सकते हैं बेटा? गैल्वेनिक सेल अब कंप्लीट होता है कि इन दोनों कंटेनर को, एनोडिक हाफ और कैथोडिक हाफ, इन दोनों हाफ सेल को हमें कनेक्ट करना होता है। और कनेक्ट जिससे करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक पेस्ट होता है। पेस्ट कोई लिक्विड नहीं होता, क्योंकि अगर यहां पे आप लिक्विड भर दोगे ना तो वो लिक्विड यहां से ग्रेविटी की वजह से, है ना, फ्लो होकर नीचे चला जाएगा। क्या होता है? पेस्ट होता है। वो पेस्ट में क्या होता है? अगर जेली होती है और एक कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट होता है। मोस्ट प्रोबेबली वो इलेक्ट्रोलाइट अपने पास कौन सा होता है? KCl। सही है। और वापस से इधर आओ, चार्ज बिल्डअप नहीं होने देना है। तो जैसे ही यहां पे ये इलेक्ट्रॉन हुए इकट्ठा, वायर से मैंने कनेक्ट किया तो वायर इन इलेक्ट्रॉन्स को उठा के उधर ले गया। Zn2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया। और अगर मुझे इस Zn2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मैं न्यूट्रलाइज कर देता हूं तो वापस से जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो फिर वापस से जिंक के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर आगे और कंडक्शन होगा और ये कंडक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। लेकिन मुझे Zn2+ आयन को न्यूट्रलाइज करना है, तो इसको एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर एक पेस्ट होता है कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट का। मोस्ट प्रोबेबली वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? KCl। KCl क्या करेगा? Zn2+ आयन को एक तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर किसका फ्लो होगा? Cl- का। सिमिलरली यहां पर सल्फेट आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक तरीके से किसका फ्लो होगा? K+ का।
तो सॉल्ट ब्रिज हमेशा इन दोनों कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन किए रखता है। तो एक तरीके से वापस से ये सॉल्यूशन क्या हो गया, न्यूट्रल, और न्यूट्रल हो गया तो जिंक रोड वापस से क्या करेगा, इस न्यूट्रल सॉल्यूशन में वापस से Zn2+ नीचे उतारेगा और वापस से यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये नेगेटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। फिर वापस से जिंक 2+ ज्यादा हो गया तो जिंक 2+ को वापस से Cl- आके न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर ये दोनों कंपार्टमेंट न्यूट्रल हो गए। फिर जिंक क्या करेगा, जिंक 2+ बनाएगा। फिर दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे, वापस से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता रहेगा। तो अब ये पर्टिकुलरली सर्किट भी कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ ये गैल्वेनिक सेल अब एक इंस्टेंट के लिए नहीं चलेगा, अब ये कंटिन्यूसली चल रहा है और कंटिन्यूसली यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा और ये बल्ब जलेगा। तो यहां पर बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका आ रहा है, सॉल्ट ब्रिज का ही आ रहा है। तो अपने पास ये गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन है, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो। गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, कैथोड और एनोड को जोड़ा। अब कैथोड और एनोड को जोड़ने के बाद आपने एक प्रॉब्लम फेस कर लिया कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो होगा लेकिन एक इंस्टेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बंद हो जाएगा बिकॉज ऑफ चार्ज बिल्डअप। सही है। यहां कौन से आयन ज्यादा हो रहे थे, सल्फेट। यहां कौन से आयन ज्यादा हो रहे थे, Zn2+। तो इस चार्ज बिल्डअप को अगर आप खत्म करते रहोगे तो जिंक 2+ बनाता रहेगा, इलेक्ट्रॉन देता रहेगा। कॉपर दोनों इलेक्ट्रॉन को खाता रहेगा, कॉपर सॉलिड बनता रहेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कंटिन्यूस होगा। और यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी कौन मेंटेन कर सकता है बेटा, सॉल्ट ब्रिज। तो ये पर्टिकुलरली अपने पास क्या हो गया, गैल्वेनिक सेल हो गया। काफी अच्छा है। अब वापस से ध्यान दो, लेक्चर 1 में मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको। एग्जाम्पल क्या था, ये जिंक का रोड है और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है बेटा, ब्लू कलर का। जिंक की रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर डिप करेंगे तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर 2+ को जिंक रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस करके क्या चला जाएगा, खुद 2+ में चला जाएगा। तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। और कॉपर 2+ उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को खा के क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड। और इस तरीके से ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलता रहेगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है मतलब यहां पर एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज होगा तो क्या मैं इस सेटअप से एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहा हूं क्या, नहीं। क्या इस सेटअप से मैं बल्ब जला सकता हूं क्या, नहीं। वहीं पे मैंने तुम्हें बताया था कि जिंक और कॉपर सल्फेट या जिंक और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ही यूज करके एक सेटअप हम इस तरीके का बनाएंगे जहां पर रिएक्शन एग्जैक्टली यही होगा और उस रिएक्शन से प्रोड्यूस्ड एनर्जी को हम इस सेटअप के माध्यम से यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पर रिएक्शन देखो, जिंक प्लस कॉपर 2+ इज इक्वल टू जिंक 2+ प्लस कॉपर सॉलिड। अब यहां वाली रिएक्शन भी देख लो तुम, कैथोड हाफ और एनोड हाफ को जोड़ दें तो पूरी कंप्लीट सेल की रिएक्शन आ जाएगी। पूरी कंप्लीट सेल की रिएक्शन आ जाएगी। तो कैथोड पे अपने पास क्या है, कॉपर 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, उससे क्या बन गया बेटा, कॉपर सॉलिड। रिडक्शन। एनोड पर अपने पास क्या है, ऑक्सीडेशन। जिंक सॉलिड ने क्या किया, जिंक 2+ बना लिया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन दिए वही कॉपर ने एक्सेप्ट किए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और वापस से ये सॉल्ट ब्रिज इन दोनों में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है। तो फिर वापस से ये नए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और नए इलेक्ट्रॉन वापस से फ्लो होके इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन कर रहे हैं। कंप्लीट सेल रिएक्शन अगर देखा जाए तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, कॉपर 2+ एक्वस प्लस जिंक सॉलिड, और इससे क्या बन गया, जिंक 2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। रिएक्शन एग्जैक्टली वो का वही है, लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन से जो भी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको इस सेटअप के माध्यम से हमने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया। और यही काम किसका होता है, गैल्वेनिक सेल का होता है। गैल्वेनिक सेल काफी एकदम बढ़िया बना रखा है अपन ने।
इन सारी चीजों को नोट कीजिए। कैथोड हाफ की क्या रिएक्शन है, एनोड हाफ की क्या रिएक्शन है, सेल रिएक्शन अपने पास क्या होगी। साथ ही साथ इस सेल की जब रिएक्शन हमने बनाई तो इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, तो आप देख लो कैथोड हाफ या एनोड हाफ, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। दोनों अगर रिएक्शन को मैं कंप्लीटली इसी तरीके से कंबाइन कर दूं तो इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट इलेक्ट्रॉन, और यहां पर अपने पास केवल केमिकल स्पीशीज ही नजर आएगी। अगर मान लीजिए कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं आते, तब आप इनको फिर ऐसे ही नहीं जोड़ के और सेल रिएक्शन नहीं बना सकते थे। फिर आपको क्या करना पड़ता, एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए दोनों में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करते, इक्वलाइज करने के बाद ही कैथोड हाफ को एनोड हाफ में कंबाइन करके सेल रिएक्शन बना सकते थे। जैसे मान लो कि ऑक्सीडेशन में 3 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इज नॉट इक्वल टू 2, तो क्या करना पड़ता, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते दोनों हाफ में, 6। तो इस बार इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट कितना आता, 6। अगेन ऐसा करने के बाद इनको कंबाइन कर दो तो क्या बन जाता, सेल रिएक्शन। ओके, काफी इजी है ये। इलेक्ट्रॉन का फ्लो गैल्वेनिक सेल में एनोड से कैथोड की तरफ होता है, और करंट फ्लो अगर देखा जाए तो करंट फ्लो का जो कन्वेंशन होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट, तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा, कैथोड से एनोड की तरफ। अब हम क्या देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल को जो आपने बनाया है, इस सेल में ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इस सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का जो भी काम है वो हमने समझ लिया। अगेन इन सारी चीजों को एज अ पॉइंट बना के हम थ्योरी में लिखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। और दूसरी बात, अभी तो मैंने क्या बोला है कि केसीएल का पेस्ट बना के सॉल्ट ब्रिज में यूज किया जाता है, तो केसीएल का ही क्यों, किसी और इलेक्ट्रोलाइट का, किसी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट बना के सॉल्ट ब्रिज में यूज नहीं किया जा सकता क्या, तो उसकी रीजनिंग भी हम देंगे और वहां से यह पता चल जाएगा कि सॉल्ट ब्रिज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसके कारण हम चाहें तो उसे एज अ सॉल्ट ब्रिज यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो हो गया अपने पास फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज पहला क्या है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी in both anodic and cathodic chamber। सही है, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी तो बार बार यहां पर जिंक 2+ बनाता रहेगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते रहेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग वायर के थ्रू उधर पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इट अलाउज continuous flow of current by completing inner circuit। सही है ना, और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट करने का काम भी कर रहा है। आपने इलेक्ट्रॉन्स को उठा के यहां से यहां पहुंचा दिया तो ये सर्किट कहां बना, वापस इलेक्ट्रॉन्स को उठा के इधर से इधर भी तो लाना है, तब जाके सर्किट कंप्लीट होता है। तो यहां से उठा के यहां तक ले जाने का काम किसने किया, कंडक्टिंग वायर ने किया, और वापस से इधर लाना है। तो इधर से इधर जो आ रहे हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे हैं, आयंस आ रहे हैं। देख लो कौन सा आयन आ रहा है, Cl- आयन आ रहा है उधर से वापस, और इधर कौन सा आयन जा रहा है, K+ आयन जा रहा है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल अपने पास जो नेगेटिव चार्ज है ना अंदर की तरफ फ्लो हो गया, वापस से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। तो इनर सर्किट को कंप्लीट करते हुए ये हमेशा कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट को बहने देता है। थर्ड, इट मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, और इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को
सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज करता है। मिनिमाइज करता है इसका मतलब इसका कोई ना कोई फायदा होता होगा, तभी तो अपन इसकी बढ़ाई कर रहे हैं। क्या बढ़ाई कर रहे हैं कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है। इसका मतलब कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करना जरूरी है क्योंकि इसका कोई नुकसान होता होगा। देख लेते हैं अपन। वापस से मैं यही गैल्वेनिक सेल बनाऊंगा, लेकिन इस बार मैं चैम्बर 2 नहीं बनाऊंगा। इस बार क्या करेंगे अपन, चैम्बर 1 ही बनाएंगे। और चैम्बर 1 बनाते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि दोनों चैम्बर के जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मिक्स नहीं हो जाएं, क्योंकि अगर दोनों चैम्बर के इलेक्ट्रोलाइट मिक्स हो गए तब भी ये सेल काम नहीं करेगा। तो चैम्बर बना देता हूं मैं 1, और यहां पर मैं एक पोरस मेम्ब्रेन लगा देता हूं। सही है। ये मेम्ब्रेन क्या करेगी बेटा, इधर के इलेक्ट्रोलाइट को इधर के इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स नहीं होने देगी। वापस से वही जिंक का रोड है, और यहां पर ZnSO4 का सॉल्यूशन है, इधर कॉपर SO4 का सॉल्यूशन है, और ये कौन सा रोड है अपने पास, कॉपर का रोड है। जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर बढ़ती रहेगी, तो कौन सा चार्ज आता रहेगा यहां पे, पॉजिटिव। यहां पर क्या इकट्ठा हो जाएंगे, जो बाकी के इलेक्ट्रॉन छूट गए वो रोड में छूट जाएंगे। यहां पर कॉपर 2+ क्या करेगा बेटा, कॉपर की रोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर सॉलिड बना लेगा। इलेक्ट्रॉन खा जाएगा तो यहां कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। कॉपर 2+ कम हो जाएगा तो कौन ज्यादा हो जाएगा, सल्फेट आयन, तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। और हम इन दोनों को अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लग जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होगा। हो गया। अब आप देखना, बैटरी की अगर बात करूं मैं, तो बैटरी मतलब मेरे को कैथोड और एनोड देखना। कैथोड उधर है, एनोड इधर है। एनोड के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। कैथोड के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। ऐसा है कुछ। और इन दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, उसी से अपने पास सेल के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। तो सेल का जो भी पोटेंशियल बन रहा है, सेल मतलब कि बैटरी, और बैटरी मतलब जैसे मान लो कि 1 वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है, 3 वोल्ट की है, जो भी पोटेंशियल सेल का बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। अब यहां पर इस पोरस बाउंड्री के आसपास, ये पोरस बाउंड्री केवल क्या करती है, आयंस का एक दूसरी तरफ फ्लो को अलाउ करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि इंटरमिक्सिंग हो गई, जब जरूरत होगी केवल तभी ये फ्लो को अलाउ करेगी। जैसे कि अब देखना कि जिंक ने यहां पे जिंक 2+ बना लिया, तो यहां पर Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा। Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल अब वापस से Zn2+ नहीं बनेगा जब तक कि यहां पर इस Zn2+ को मैं न्यूट्रलाइज नहीं कर देता। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए एक तरीके से इधर से कौन आ सकता है, सल्फेट आयन। और पोरस है बाउंड्री, इसलिए ऐसा हो सकता है। इन इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज देखिए कैसा आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो लिक्विड और लिक्विड का एक जंक्शन है ये पोरस बाउंड्री, लिक्विड लिक्विड जंक्शन। इस जंक्शन पे जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो देखो आप, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। तो आपको नजर आ गया होगा कि लिक्विड लिक्विड पे जिस जंक्शन पे पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो सेल के पोटेंशियल के अपोजिट है। तो सेल के पोटेंशियल के अपोजिट है तो ये नुकसान कर रहा है। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लो कि 2 वोल्ट है, तो ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, सेल के मैक्सिमम पोटेंशियल जो कि 2 वोल्ट है उसको घटा के कम कर देगा, क्योंकि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर मान लो कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन मिनिमाइज कर दें, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मिनिमाइज कर दें, तो केवल किसका पोटेंशियल बचेगा, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा, और सेल अपना मैक्सिमम सेल पोटेंशियल दिखा सकता है। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या हो गया कि दोनों इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और उसको मिनिमाइज करने का काम कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज। कैसे मिनिमाइज करेगा, ये चार्ज डेवलप ही नहीं होने देगा, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, इधर पॉजिटिव की तरफ Cl- भेज देगा और इधर नेगेटिव की तरफ क्या भेज देगा, K+।
बहुत बढ़िया एग्जांपल है। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। मिनिमाइज करना जरूरी है क्योंकि ये जो जंक्शन पोटेंशियल है ये बैटरी के पोटेंशियल को अपोज कर रहा है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस घटा रहा है एक तरीके से, सही। तो ये अपने पास सॉल्ट ब्रिज का क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अच्छा, अब सॉल्ट ब्रिज जो अपन ने बनाया है उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है, केसीएल ही क्यों चूज किया, केसीएल के अलावा कुछ और भी चूज कर सकते हैं क्या, ये देखिए आप। तो वापस से वही सेल का डायग्राम बना रहा हूं मैं जिसमें अपने पास सॉल्ट ब्रिज था। यह जिंक, यहां पर क्या होगा बेटा, जिंक सल्फेट, जिंक 2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी ज्यादा, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। ये कंडक्टिंग वायर है, इसको मैंने कर दिया कनेक्ट कॉपर से। कॉपर सॉलिड, कौन सा चार्ज आता था बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि कॉपर 2+ इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन खा जाता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, कॉपर 2+ डिपॉजिट हो गया, तो कौन ज्यादा हो जाएगा, सल्फेट आयन यहां पे ज्यादा हो जाएगा, तो यहां कौन सा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन के ऊपर नेगेटिव। यहां कौन ज्यादा हो गया था, Zn2+। अब ये जो इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज आया है इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो किससे कनेक्ट करते हैं, सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज में अपने पास क्या होता है, पेस्ट होता है, किसका, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट, दैट मींस KCl का। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर कौन मूव करता है बेटा, Cl-, इधर कौन मूव करता है, सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए K+। ठीक है, और जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी तब तक सर्किट कंप्लीट होगा, तब तक जिंक Zn2+ बनाते हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे लाता रहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन उधर मूव करते रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन फ्लो कंटिन्यूस रहेगा, सही है। अब एक बात थोड़ा सोचना कि अगर मान लो कि मैंने यहां पे एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट चूज किया जिसके कैटायन और एनायन की साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, कैटायन बहुत छोटा मान लेता हूं, एनायन बहुत बड़ा मान लेता हूं, तो एनायन अगर बड़ा होगा तो मोटा आदमी अगर होता है तो वो चलना फिरना कम होता है, स्पीड से नहीं चल पाएगा, और जो हल्का आदमी है वो तेजी से भागेगा। तो क्या होगा कि एक तरफ अगर मान लो कि आयन जो जा रहा है एक तरफ जल्दी पहुंच रहा है और दूसरी तरफ लेट पहुंच रहा है, तो इससे क्या होगा, दोनों कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन एक ही टाइम पे नहीं होगी। एक ही टाइम पे नहीं होगी तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट भी नहीं होगा, सही है। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट आ गया सॉल्ट ब्रिज बनने के लिए वो क्या आ गया कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जिसके कैटायन और एनायन की साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो, ताकि उनकी वेलोसिटी, उनकी मोबिलिटी दोनों सेम हो। सबसे बड़ी बात है ये, ताकि दोनों चैम्बर में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी एट द सेम टाइम बने, और ये जो चार्ज का फ्लो है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो हमेशा कंटिन्यूअस बना रहे। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या आ गई, कैटायन और एनायन की मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन वो बराबर होनी चाहिए। इसके लिए क्या बराबर होना चाहिए, कैटायन और एनायन का जो साइज है लगभग बराबर ही होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अगर मान लो कि कैटायन और एनायन आपने ऐसा चूज किया है ना, यहां पे देखना जिंक 2+ ज्यादा है, कौन आ रहा है बेटा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, Cl-। सिमिलरली उस चैम्बर में क्या ज्यादा है, सल्फेट आयन ज्यादा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आ रहा है, K+। अब एक बात बताना, अगर मान लो Cl- और Zn2+ ने रिएक्शन कर ली तो क्या बनेगा, ZnCl2। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, लेकिन ZnCl2 की एक खास बात है कि ZnCl2 एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल होता है तो क्या बना रहेगा वो, Zn2+ और Cl-, इसी फॉर्म में रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सिमिलरली पोटेशियम सल्फेट भी क्या होता है, पानी में सॉल्युबल होता है, एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है। तो यहां पर भी पोटेशियम प्लस और सल्फेट आयन दोनों एक तरीके से डिसोशिएटेड फॉर्म में रहेंगे। लेकिन अगर मान लो कि ये कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होता तो क्या बनता, प्रेसिपिटेट बन जाता है, और प्रेसिपिटेट बन जाता तो यहां से जिंक सल्फेट
और उधर से कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती, धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट कम होता जाता, और इलेक्ट्रोलाइट ही अगर कम हो जाएगा क्योंकि प्रेसिपिटेट बन के बाहर निकल गया। प्रेसिपिटेट किसने बनाया? सॉल्ट ब्रिज की वजह से बना वो प्रेसिपिटेट। और अगर इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो धीरे धीरे ये सेल खराब होता जाएगा, या इसका पोटेंशियल डिफरेंस नेग्लिजिबल या जीरो होता जाएगा, थोड़ी देर में सेल ये डेड हो जाएगा। तो दूसरी रिक्वायरमेंट अपने पास क्या आ गई कि सॉल्ट ब्रिज के जो भी कंपोनेंट है, कैटायन और एनायन, दे मस्ट बी केमिकली इनर्ट टू एनी ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन। इधर भी कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए सॉल्ट ब्रिज की, और सॉल्ट ब्रिज की इधर वाले इलेक्ट्रोलाइट से भी कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये पर्टिकुलरली दोनों रिक्वायरमेंट है अपने पास। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन लिख लिया, अब सॉल्ट ब्रिज का रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं। तो क्या हो गया? रिक्वायरमेंट ऑफ अ strong electrolyte to be a salt bridge। किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्ट ब्रिज अगर बनना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? पहली, मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो मोबिलिटी मतलब क्या हो गया बेटा? वेलोसिटी हो गया एक तरीके से। मस्ट बी नियरली सेम। अब दोनों की अगर चलने फिरने की जो क्षमता है कैटायन और एनायन की, अगर वो बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब उनका साइज कैसा होना चाहिए? साइज होना चाहिए ऑलमोस्ट इक्वल। सेकंड, सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी न्यूट्रल टुवर्ड्स electrolyte present in any of the two compartment। दोनों कंपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उनके साथ सॉल्ट ब्रिज वाले की रिएक्शन होके प्रेसिपिटेट नहीं बनना चाहिए। दैट मस्ट बी केमिकली इनर्ट। सही है। अब एक चीज और देख लेते हैं कि कभी कभी केसीएल को इलेक्ट्रोलाइट हम कब नहीं रख सकते। अगर मान लो कि दोनों कंपार्टमेंट में अपने पास जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उनके साथ अगर केसीएल रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बनाने लग जाए तो केसीएल को मैं एज अ सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करूंगा, उसकी जगह कुछ और यूज करना पड़ेगा। तो कब नहीं रख सकते? केसीएल कैन नॉट बी यूज्ड एज सॉल्ट ब्रिज when Ag plus Pb2 plus Tl plus या Hg2 plus ions are present in any of compartment। एनोडिक कंपार्टमेंट या कैथोडिक कंपार्टमेंट में किसी में भी अगर ये आयंस की प्रेजेंस है तो केसीएल को मैं एज अ सॉल्ट ब्रिज नहीं रख सकता, क्योंकि केसीएल से मुझे क्या मिलेगा? Cl माइनस, और Cl माइनस इन कैटायन के साथ मिलकर रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनेगा। दैट कंपाउंड विल नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, तो प्रेसिपिटेट बन के बाहर निकल गया। तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रोलाइट है ना कम होता रहेगा। सबको पता है कि Ag प्लस Cl के साथ बना के क्या बनाएगा? AgCl। AgCl इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, और क्या बनेगा? PbCl2, और क्या बनेगा? TlCl, और क्या बनेगा? Hg2Cl2। और ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? प्रेसिपिटेट होते हैं। तो जो भी सॉल्ट ब्रिज है अपने पास वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन कैथोडिक कंपार्टमेंट और एनोडिक कंपार्टमेंट। अब एक बात बताओ कि अगर मान लो कि कैथोडिक और एनोडिक कंपार्टमेंट में सच में इन आयंस की प्रेजेंस है तो केसीएल को तो यूज नहीं कर सकते, तो किसको यूज करेंगे? कोई तो सॉल्ट ब्रिज देखना पड़ेगा ना। तो फिर इन दीज केसेस किसको यूज किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट को यूज किया जाता है, आर यूज्ड एज सॉल्ट ब्रिज। अब बताइए इन दोनों से अपन को क्या मिलेगा? नाइट्रेट आयन। सही है।
नाइट्रेट आयन मिलेगा तो इन सब का क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा। और आपको सबको पता है कि किसी भी मेटल का जो नाइट्रेट होता है ना, मोस्टली वाटर में सोल्यूबल ही होता है। इनफैक्ट आप Ag का ही एग्जांपल देख लो, Ag प्लस NO3 माइनस के साथ मिलके क्या बनाएगा, AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट पानी में सोल्यूबल होता है, प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन देख लिए, सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट देख ली अपन ने, गैल्वेनिक सेल को बना लिया, गैल्वेनिक सेल को स्टडी भी कर लिया। अब आगे अपन क्या देखेंगे कि ये जो गैल्वेनिक सेल अपन ने बनाया है, इस गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन अपन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से इसका IUPAC नोटेशन दिया जाता है, ताकि बार बार हमें ये इतने बड़े बड़े 2 कंपार्टमेंट बना के इतना बड़ा गैल्वेनिक सेल का डायग्राम ना बनाना पड़े। हमें केवल क्या बनाना पड़े, IUPAC नोटेशन। और उस नोटेशन से हमें पता चल जाएगा, या उस नोटेशन को यूज करते हुए हम चाहें तो बिगर डायग्राम भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास हो गया IUPAC नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। IUPAC नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, चलो मैं एक बार वापस से बिगर डायग्राम बना ही देता हूं। यह सॉल्ट ब्रिज क्या है, ZnSO4 का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, यह जिंक वाली रोड, इधर क्या होगा बेटा, कॉपर वाली रोड। ये क्या करेगा, जिंक 2+ देगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहां से कॉपर 2+ कॉपर रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और दोनों को अगर आपस में कनेक्ट कर दें तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जहां पे वहां से कम की तरफ फ्लो करने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये होगा तो इसका ऑपोजिट फ्लो किसका होगा, करंट का। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग जाएगा तो इस सेल का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट मीटर हमें रिपोर्ट करके दे देगा। सही है, आगे आते हैं। नोटेशन अपन किस तरीके से बनाते हैं, तो एक बार बताओ कि इधर एक लेफ्ट हैंड साइड है और बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज, और इधर क्या है, एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड अपने पास किसकी है, एनोड की। राइट हैंड साइड किसकी है अपने पास, कैथोड की, है ना। और बीच में ये क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। अब एनोड में जिस तरीके से रिएक्शन हो रही है, कैथोड में जिस तरीके से रिएक्शन हो रही है, आप उसको सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट और राइट साइड में लिखो। ठीक है, साथ ही साथ एक बात बताओ कि जब यहां पे जिंक 2+ बना के 2 इलेक्ट्रॉन आयन छोड़ रहा है, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन आयन को पकड़ के किसने रखा है और कौन आगे भेज रहा है, ये जिंक की इलेक्ट्रोड ही है। जिंक खुद एक क्या है, मेटल है, और मेटल की रोड इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करने में या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में सक्षम होती है। तो जो इलेक्ट्रोड अपने पास होती है ना, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर रही है, या फिर इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन ही अपने पास है, सरफेस एट विच रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अकर। तो यहां किसकी सरफेस है, जिंक की ही सरफेस है। यहां किसकी सरफेस है, कॉपर की सरफेस है। तो जिंक और कॉपर की सरफेस में ही इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे हैं, या कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कोई इलेक्ट्रॉन खा रहा है। तो जो इलेक्ट्रोड होती है, उस इलेक्ट्रोड को हमें एक्सट्रीम राइट में और एक्सट्रीम लेफ्ट में रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इलेक्ट्रोड अपने पास क्या है बेटा, जिंक, और इलेक्ट्रोड अपने पास क्या है, कॉपर। ठीक है, इलेक्ट्रोड मस्ट बी एट एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट। सही है। अब ये इलेक्ट्रोड जो है, उसके बाद जो भी अपने पास पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है ना, उस रिएक्शन का यहां पर इंडिकेशन देंगे। जिंक क्या बना रहा है, जिंक 2+ बना रहा है। जिंक 2+ एक्वस स्टेट में है, और एक्वस स्टेट और सॉलिड मेटल दोनों के बीच में एक बाउंड्री होगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फेज बाउंड्री या फेज सेपरेशन। फेज बाउंड्री इज इंडिकेटेड बाय दिस वर्टिकल लाइन और अ सेमीकोलन। किसी भी तरीके से इंडिकेट किया हुआ मिल सकता है, लेकिन आजकल आपको क्या मिलेगा, हर किसी क्वेश्चन में एक वर्टिकल लाइन ही मिलेगी, सेमीकोलन बहुत ही कम मिलता है।
तो क्या हो गया, जिंक सॉलिड, जिंक 2+ बना रहा है एक्वस स्टेट में। सिमिलरली कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन को खा के कॉपर सॉलिड बना रहा है। एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड। और इस सॉल्ट ब्रिज के पास क्या होना चाहिए, अब ये भी देख लो आप, सॉल्ट ब्रिज के पास में क्या होना चाहिए, आयंस इन्वॉल्विंग रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही आ गया। आयंस इन्वॉल्विंग रिडॉक्स रिएक्शन, कैथोड और एनोड में क्या रिएक्शन हो रही है उसके, आयंस, वो कहां होने चाहिए, मस्ट बी नियर टू सॉल्ट ब्रिज। ये अपने पास एक गैल्वेनिक सेल का नोटेशन है। और ये जो गैल्वेनिक सेल है बहुत ही सिंपल सेल है, इसीलिए अभी तो ये गैल्वेनिक सेल को बनाना ही बहुत आसान हो गया। एक सॉल्ट ब्रिज लगाया, इधर एनोड लिखा, इधर कैथोड लिखा। फॉर्चुनेटली एनोड जिसका है और कैथोड जिसका है वही इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहे थे। एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात है ये, तो उनको हमने क्या किया, एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक्सट्रीम राइट में लिखा, एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक्सट्रीम राइट में लिखा। और जब उनकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तो जो भी आयंस अपने पास इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट को मैंने उन आयंस को मैंने कहां पे लिखा, सॉल्ट ब्रिज के पास में। तो ये अपने पास एक नोटेशन हो गया, दिस इज कॉल्ड IUPAC नोटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। अच्छी बात है। और ये जो पर्टिकुलर नोटेशन है अपने पास, आगे जब गैल्वेनिक सेल अपन और अलग टाइप के बनाएंगे ना, वहां पर ये चीजें है ना वापस से हमें लर्न करनी होगी, वापस से देखनी होगी, तब ये सारा चीज वहां पे बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि अभी तो बहुत ही सिंपल डायग्राम है। अभी तो ये जो इलेक्ट्रोड आपने बनाई है, इसके अलावा खूब सारी इलेक्ट्रोड आने वाली है। जैसे एक होता है गैस इलेक्ट्रोड, एक होता है रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, एक होता है मेटल इन सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। और सभी इलेक्ट्रोड से सेल किस तरीके से बनाया जाता है देखेंगे अपन। IUPAC नोटेशन भी अपने पास हो गया, सॉल्ट ब्रिज होना चाहिए और इलेक्ट्रोड को एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में रखना चाहिए। साथ ही साथ जो रिएक्शन हो रही है उन स्पीशीज के बीच में एक फेज बाउंड्री आपको दिखानी चाहिए। ठीक है, नोट करो आप इसे। ये नोटेशन अपने पास गैल्वेनिक सेल का हो चुका है। अब बात आती है कि गैल्वेनिक सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, गैल्वेनिक सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो कितना होता है और उसको अपन डिफाइन किस तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, गैल्वेनिक सेल का जो सेल पोटेंशियल है उसकी क्या डेफिनेशन होगी और उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो अगला टॉपिक आ गया, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF और सेल पोटेंशियल। बहुत ही अच्छी टर्म है। वापस से गैल्वेनिक सेल तो बनाना ही पड़ेगा ये पढ़ने के लिए। तो गैल्वेनिक सेल बनाया, वही 2 इलेक्ट्रोड है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया ताकि ये वोल्ट मीटर इस सेल का जो वोल्टेज है वो बता पाए। ये कौन सा है अपने पास, जिंक का रोड है, नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड बोलते हैं इसको। और इधर अपने पास क्या होता है, कॉपर, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या बोलते हैं, कैथोड। यहां क्या होता है, ZnSO4 एक्वस। इधर क्या होता है, कॉपर सल्फेट एक्वस। जिंक 2+ सॉल्यूशन में जाता है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है बेटा। और यहां पर कॉपर 2+, कॉपर रोड के ऊपर जब डिपॉजिट होता है तो इलेक्ट्रॉन खा जाता है। इलेक्ट्रॉन खा जाता है तो यहां क्या चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव। इधर क्या चार्ज डेवलप होता है बेटा, नेगेटिव। ये गैल्वेनिक सेल का सेटअप हो गया। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट अपने पास क्या होगा, करंट का फ्लो। ठीक है, ये बीच में जो वोल्ट मीटर लगा रखा है ना, ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर सेल का जो सेल पोटेंशियल है या जिसको अपन EMF भी बोलते हैं, उसकी रीडिंग हमें लाके दे देगा। सही है, किस तरीके से अपन निकालेंगे देखना। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या डेफिनेशन हो सकता है या सेल पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन हो सकता है। अब देखना एक बार, लेट अस से कि यहां पर एक जिंक एटम नीचे सॉल्यूशन में गया तो जिंक 2+ बनाया और कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए, 2। सही है। अब वापस से अगला जिंक 2+ सॉल्यूशन में गया तो फिर क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए।
तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन इन पुराने वाले दो इलेक्ट्रॉन को धक्का देके सामने पहुंचाएंगे। सही है, इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू एनोड से कहां पहुंचाएंगे, कैथोड की तरफ पहुंचाएंगे। तो ये जो धक्का दे रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन पुलिंग आउट ऑफ द एनोड एंड टुवर्ड्स कैथोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को एनोड से पुल करके कैथोड की तरफ लेके जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या उसको क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। द फोर्स विच पुल्स इलेक्ट्रॉन out of anode and pushes them towards cathode is called EMF or cell potential। सही है। आगे बात आती है कि यहां पर एनोड जो जिंक का है और कैथोड अपने पास कॉपर का है, इन दोनों का अपना अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इसका कुछ पोटेंशियल है, इसका कुछ पोटेंशियल है। दोनों का पोटेंशियल जो है वो अलग अलग ही होगा। और सबको पता है कि जहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा, जहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा, फिर वहां पर करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो वहां पे होगा। चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर इलेक्ट्रॉन से लोअर इलेक्ट्रॉन की तरफ। जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से उस तरफ जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। दोनों का पोटेंशियल होता है, और दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो जनरेट हो चुका है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल, या क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। सही है। तो जो सेल पोटेंशियल है बेसिकली वो मुझे कब पता चल सकता है, जब मुझे इलेक्ट्रोड में एनोड का और कैथोड का दोनों का पोटेंशियल मुझे पता हो। तो आप देखना इस ई सेल को अपन कैसे डिफाइन करते हैं। ई सेल मतलब क्या हो गया, सेल पोटेंशियल। ई मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल, और सेल मतलब कि सेल। तो सेल का जो पोटेंशियल है वो कैसे आता है। पहली बात तो आप इसी पर्टिकुलर सेल पे नोटिस कीजिए, और इसका एक पर्टिकुलर नोटेशन होता है, एक तरीके से कन्वेंशन ही हो सकता है। उसी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए हमें ई सेल निकालना होता है। लेकिन फिर भी एक याद करने का तरीका मैं बता सकता हूं। इधर एनोड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे, कैथोड क्या है, राइट हैंड साइड पे। एनोड पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। तो एक तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ किसका, एनोड का, उसमें क्या करें, अगर रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का जोड़ दें तो इस पूरे सेल का सेल पोटेंशियल आ जाएगा। याद रखना यहां पे साइन क्या लगा रखा है मैंने, पॉजिटिव। और ये बस एक ट्रिक बताई जा रही है जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, एनोड, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। राइट हैंड साइड में कौन है, कैथोड, क्या होता है, रिडक्शन। तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को जोड़ दे तो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस सेल का पोटेंशियल या ईएमएफ जो बोलना चाहो वो आ जाएगा। सही है। अब एक बार बताना, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको मैं क्या बोल सकता हूं, रिडक्शन पोटेंशियल के सामने माइनस लगा सकता हूं। तो यहां क्या लिख सकता हूं, माइनस आरपी ऑफ एनोड प्लस आरपी ऑफ कैथोड। तो ये अपने पास क्या बन गया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और यही सेल पोटेंशियल अपने पास होता है, यही याद रखना है अपन को। और अपन चाहें तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को दो तीन और तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन वो तरीके में अपन क्या करेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में लिख देंगे, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिख देंगे। क्या यूज करना पड़ेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कितना ही तरीके से आप लिखो, लेकिन हमेशा याद रखना कि किसी सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो सेल पोटेंशियल होता है, वो कितना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यही यूज करना है। सही है। अब बेटा यहां पे क्या लिखा हुआ, ई सेल। और एक बात बताना थोड़ा सा, अगर अब मान लो यहां पे ई नॉट सेल लिखा हुआ तो फिर क्या होगा, ये मतलब ई में और ई नॉट में क्या डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ई इज ऑल्सो पोटेंशियल, ई नॉट इज ऑल्सो अ पोटेंशियल।
लेकिन E जो पोटेंशियल होता है वो किसी भी स्टेट पे होता है। कोई भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है, कोई भी प्रेशर हो सकता है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन ये नॉट लगा देते ना, उस नॉट की वजह से स्टैंडर्ड स्टेट फिक्स हो जाती है। और स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 1 बार प्रेशर और एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर, एंड दैट टेम्परेचर इज ऑल्सो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। जितनी भी बुक्स हैं वहां पर आपको अगर कोई डेटा दिया जाएगा स्टैंडर्ड स्टेट का, तो वहां पर टेम्परेचर कितना यूज किया जाएगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये फिक्स नहीं किया किसी ने। स्टैंडर्ड स्टेट के लिए केवल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 बार को फिक्स किया गया है। तो और क्या लिख सकता हूं मैं चाहूं तो? E नॉट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP ऑफ व्हाट? कैथोड माइनस SRP ऑफ व्हाट? एनोड। अब यहां पे RP की जगह मैंने क्या लिख दिया? SRP, क्योंकि मैंने यहां पे E सेल नहीं निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? E नॉट सेल। और E नॉट सेल के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल अपन को माइनस करने पड़ेंगे, कैथोड माइनस एनोड, वो रिडक्शन पोटेंशियल भी कैसे होने चाहिए? स्टैंडर्ड होने चाहिए। और किस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं? SRP को ऐसे ही लिख दो ना। पोटेंशियल को कैसे लिखा जाता है? E से। और स्टैंडर्ड को कैसे लिखा जाता है? E नॉट किसका बेटा? और रिडक्शन वाला पोटेंशियल होना चाहिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका? कैथोड का। सब इंडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां पे इक्वेशन लिख नहीं रहा हूं अभी। रिडक्शन पोटेंशियल किसका? एनोड का। और आप चाहे तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं। जब इक्वेशन लिखेंगे तब आपको ये रिडक्शन वर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इक्वेशन को जैसे ही कोई देखेगा उसे समझ में आ जाएगा कि ये रिडक्शन की इक्वेशन दे रखी है या ऑक्सीडेशन की। तो इसकी इक्वेशन अपने पास क्या है? एनोड में जिंक सॉलिड क्या कर रहा है? जिंक 2+ एक्वस बना रहा है। कैथोड में कॉपर 2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर सॉलिड बना रहा है। सही है। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको इंडिकेट करना होता है तो कैसे करेंगे? कैथोड। कैथोड कौन है? कॉपर वाला। और रिडक्शन इंडिकेट करना है तो कॉपर 2+ से कहां चला गया? कॉपर सॉलिड। अगेन E नॉट रिडक्शन ही इंडिकेट करना है। अरे मुझे पता है कि भाई एनोड का यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो अच्छी बात है, गैल्वेनिक सेल वर्क कर रहा है, लेकिन यहां पर सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए इन दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस लेना होता है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस किस में आता है? इन द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही आता है। तो आपको यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, यही इसकी डेफिनेशन है। तो क्या लिखना पड़ेगा? इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन लिखना पड़ेगा। रिडक्शन के लिए क्या लिखोगे? Zn2+ से क्या हो गया? Zn सॉलिड। E नॉट सेल, किसी भी तरीके से आप इंडिकेट करो इसको। सही है। अच्छा, अब एक बात और आती है कि ये जो सेल आपने बना रखा है, इस सेल का इस सेल का सेल पोटेंशियल क्या होगा? तो सेल पोटेंशियल क्या होगा, अपन चाहें तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। एक तो अपन इस सेल का पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं कि हमें कोई मैथमेटिकल वैल्यू दी जाए तो मैं ये फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल दूं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और अगर आप E सेल नहीं E नॉट सेल निकालना चाहते हैं तो यहां पर भी जो पोटेंशियल होंगे, रिडक्शन पोटेंशियल होंगे, वो कैसे होने चाहिए? स्टैंडर्ड ही होने चाहिए। सही है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर सेल की, ये जो गैल्वेनिक सेल अपन ने बनाया हुआ है, और इस पर्टिकुलर एग्जांपल को क्या बोलते हैं? डैनियल सेल। कॉपर और जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड को यूज करके ये जो गैल्वेनिक सेल बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? डैनियल सेल। इसका क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका क्या सेल पोटेंशियल आता है? तो ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का किस में होता है? माइनस में होता है। और कॉपर का किस में होता है बेटा? प्लस में, 34 वोल्ट। कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 1.1 वोल्ट। और ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ना, 0.34 वोल्ट एंड -0.76 वोल्ट, ये दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है। कोई गलत वैल्यू नहीं लिखी है कि स्टैंडर्ड को छोड़ के मैंने रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया, नहीं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ही यूज किया है। तो इस पर्टिकुलर सेल का जो पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में कितना आ गया? 1.1 वोल्ट। सही है।
काफी इजी था सेल का पोटेंशियल निकालना भी। अब एक बात ये आती है कि ये जो 1.1 इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल आया है या ईएमएफ आया है, इसको अपन कैलकुलेट करते कैसे, देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो आप क्या बोलोगे कि सर कैलकुलेट करने की कौन सी बात है, ऐसा करते हैं ना, स्टैंडर्ड निकालना है। स्टैंडर्ड निकालना है तो इन दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए 1, प्रेशर कितना होना चाहिए 1 बार, टेम्परेचर क्या होना चाहिए कुछ भी। और ये सेटअप बनाने के बाद इन दोनों सेटअप को किससे कनेक्ट कर दूं, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से जैसे ही कनेक्ट कर दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा उसकी वजह से ये वोल्ट मीटर इस पोटेंशियल की रीडिंग दे देगा। अच्छी बात है यार, सबसे बढ़िया तरीका है ना, वोल्ट मीटर ही तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें बता सकता है। लेकिन जो वोल्ट मीटर ये पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा ना, वो 1.1 वोल्ट नहीं बताएगा, उससे कम ही बताएगा। सही है, जो सेल का पोटेंशियल यहां पे नजर आएगा दैट विल नॉट बी 1.1, इट विल बी लेस देन 1.1 वोल्ट। व्हाई? उसका रीजन है क्योंकि अगर आप सच में सर्किट को कंप्लीट करते हुए ये वोल्ट मतलब क्या बोलते हैं कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू बताने की कोशिश करोगे तो 1.1 से कम इसलिए आएगा क्योंकि ये जो सिस्टम बनाया है ना, इसका भी तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहां पे सॉल्ट ब्रिज तो बनाया नहीं अपन, सॉल्ट ब्रिज के बिना तो ये वर्क ही नहीं करेगा। सही है, लेकिन इस सॉल्ट ब्रिज का इस सेल का पोटेंशियल निकालने में कहीं पे कोई भी योगदान नहीं है। किसका योगदान है? केवल कैथोड का और एनोड का। अब मैं क्या बोल रहा था कि अगर आप सच में सर्किट को कंप्लीट करके वोल्ट मीटर से ये ई नॉट सेल की वैल्यू अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये 1.1 वोल्ट नहीं आएगा, इससे कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे सिस्टम का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से ये वैल्यू है ना 1.1 से कितनी आ सकती है, लेट अस से कि 1.05 वोल्ट आ सकती है। तो अगर कभी भी किसी सेल का ईएमएफ आपको बताना होता है या ई सेल आपको बताना होता है या ई नॉट सेल आपको बताना होता है तो कैसे बताते हैं? बस वैल्यूज को यूज करके बताते हैं। और उसमें हम ऐसा नहीं करते हैं कि सर्किट को कंप्लीट करते हुए इस पर्टिकुलर मेथड से अपन बताएंगे। ठीक है, जब इस सेटअप में कोई भी करंट हम नहीं निकाल रहे हो, मतलब कि सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, जब इस सेटअप में कोई भी करंट नहीं निकाल रहे हो तब ही केवल इसका ट्रू ईएमएफ हम बता सकते हैं। लेकिन अगर इस सेटअप में सर्किट कंप्लीट कर दिया और इस सेटअप से अगर अपन करंट निकाल रहे हैं तब यहां पे जो इस सेल का पोटेंशियल आएगा दैट विल बी लेस देन द ईएमएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल। तो बिना करंट निकाले अगर सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकल वैल्यूज से कैलकुलेट करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? ईएमएफ बोलेंगे, या क्या बोल सकते हैं? सेल पोटेंशियल बोल सकते हैं। सेल पोटेंशियल के लिए अपन क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे या ई नॉट लिखेंगे? कोई दिक्कत नहीं है सर, डिपेंड करता है। अगर आपसे स्टैंडर्ड स्टेट में पूछा गया है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? ई नॉट निकालना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं पूछा गया है तो क्या निकालना पड़ेगा? ई सेल निकालना पड़ेगा। सही है, काफी इजी एग्जांपल है। और सेल का जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला आपने लिख लिया। क्या लिख लिया बेटा? आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड, या फिर एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या गया है, ई सेल पूछा गया है या फिर ई नॉट सेल पूछा गया है। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं कि इसमें एग्जांपल किस तरीके से आएंगे। वैल्यूज मैं आपको सारी दूंगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस को पूछने का जो तरीका है वो हर बार अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन सिमिलर होगा और क्वेश्चन का आंसर भी सेम ही होगा। क्वेश्चन का आंसर हमेशा यही आएगा 1.1 वोल्ट, क्योंकि क्वेश्चन ही ये मैं यही दूंगा आपको ना। अब देखना, क्वेश्चन एक तो किस तरीके से पूछ सकते हैं। कोई बोलेगा कि फाइंड ई नॉट सेल। अब देख लो, ई सेल नहीं पूछा है, क्या पूछा है? ई नॉट सेल। तो आपको जो भी कैथोड और एनोड के बारे में डेटा मिलेगा ना, वो भी कैसा मिलेगा? ई नॉट, मतलब कि स्टैंडर्ड डेटा ही मिलेगा। और उसने एक डेटा आपको दे दिया, ई नॉट Zn2 प्लस ई नॉट कॉपर 2 या कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर। ये दे दिया 0.76 वोल्ट और ये दे दिया 0.3 वोल्ट। अभी भी ये क्वेश्चन नहीं कर सकता हूं मैं,
क्योंकि अभी भी इसने मुझे केवल डेटा प्रोवाइड किया है, अभी ये नहीं बताया कि आपको इसमें से कैथोड कौन सा बनाना है, एनोड कौन सा बनाना है। साथ ही साथ इसमें सेल बना के भी नहीं दिया। अगर सेल बना के देता तो मैं खुद ही पता कर लेता कि सर लेफ्ट में एनोड होता है और राइट में क्या होता है, कैथोड होता है। अभी तो बस इसने एक डेटा प्रोवाइड किया है। सेल आपकी मर्जी, आप चाहे तो कैसे भी बना लें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको डेटा प्रोवाइड करवाने के साथ साथ ये भी बता रहा है कि इसको आपको एज ए एनोड ही लेना है और इसको आपको एज ए कैथोड ही लेना है। तो बताओ ई नॉट सेल क्या होगा बेटा? SRP ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड का क्या है? स्टैंडर्ड ही है और 2 + 0 रिडक्शन ही है, मतलब कि 0.3 वोल्ट, माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ही है, लेकिन कैसा दे रखा है बेटा? 0 से 2 प्लस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। हमें यूज क्या करना है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो कितना हो जाएगा? -7.76। तो आंसर कितना आ गया? 1.1 वोल्ट। दैट इज ई नॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल। दूसरा कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सेल रिएक्शन आपको दे रखी है, ठीक है, सेल रिएक्शन दे रखी है ये, अब यहां पे वो आपको कैथोड और एनोड नहीं बताएगा, आपको अपना दिमाग यूज करके कैथोड और एनोड पता करना है और डेटा दे देगा। ई नॉट CO2 CO2 प्लस Zn2 Zn2 प्लस, ठीक है भाई, अच्छी बात है। निकालना है क्या? ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड कौन है भाई? कैथोड वो होता है सर जहां पर रिडक्शन होता है। तो कॉपर 2+ से कहां जा रहा है? 0 में, ये रिडक्शन हो रहा है, और 0 से ये कहां चला गया? 2+ में। जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो जिंक वाली इलेक्ट्रोड कैसी है? एनोड, और कॉपर वाली इलेक्ट्रोड कैसी है? कैथोड। पता चल गया। तो कॉपर वाला डेटा कहां है? ये क्या यूज करना है? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ही है। रिडक्शन पोटेंशियल ये क्या दे रखा है बेटा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है ये। तो रिडक्शन पोटेंशियल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सामने माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस लगाओगे तो कितना हो जाएगा? प्लस। ये एनोड ही है। एनोड का क्या दे रखा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, स्टैंडर्ड वाला। हमें रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो -7.6 वोल्ट, और ये अब कितना हो जाएगा बेटा? 1.1 वोल्ट। दो तरीके से, एक में तो डेटा दिया, कैथोड एनोड बता दिया, एक में डेटा दिया, कैथोड एनोड नहीं बताया, सेल का रिएक्शन दे दिया। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि इस बार सेल का रिएक्शन भी नहीं देगा, सेल का डायग्राम दे देगा। तो उससे भी क्या फर्क पड़ेगा? सेल के डायग्राम से भी तो हम पहचान सकते हैं कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। लेफ्ट में होता है एनोड और राइट में होता है कैथोड। ये लो, डायग्राम बनाने में भी कोई टाइम भी नहीं लगता, कोई दिक्कत भी नहीं आती। ये जिंक हो गया, ये कॉपर हो गया, ये कनेक्ट कर दिया मान लो मैंने वोल्ट मीटर से। यहाँ ZnSO4 का सॉल्यूशन है, यहाँ CuSO4 का सॉल्यूशन है। स्टैंडर्ड स्टेट में कितना होना चाहिए? 1 मोलर। और आपसे पूछा गया फाइंड ई नॉट सेल, और डेटा आपको यही दे रखा है। तो आपने पहचाना कि एनोड कौन सा है? जिंक वाला, लेफ्ट हैंड साइड। कैथोड कौन सा है? कॉपर वाला। बाकी तो सिंपल है, ई नॉट सेल। SRP ऑफ कैथोड, कैथोड है कॉपर वाला, उसका SRP SOP दे रखा, तो SRP क्या हो जाएगा? 0.3 वोल्ट, 4 वोल्ट। SRP ऑफ एनोड, एनोड का भी क्या दे रखा है? SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। तो माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? SRP, तो क्या हो जाएगा? -0.76 वोल्ट। ये वापस से आंसर कितना आ गया? 1.1 वोल्ट। तो सेल अपने पास डेनियल सेल ही था। डेनियल सेल किसका एग्जांपल है? गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है। क्या यूज करते हैं? जिंक वाला इलेक्ट्रोड, कॉपर वाला इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन आपको ई नॉट सेल निकाल के देना है। ई नॉट सेल निकाल के देना है तो क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा गया? 3 तरीके से। एक बार तो आपको कैथोड और एनोड बता दिया, एक बार सेल का रिएक्शन दिया, कैथोड एनोड नहीं बताया, एक बार पूरा सेल ही बना के दे दिया, कैथोड एनोड नहीं बताया। और तीनों टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो आज के लेक्चर के एंड तक अपन क्या निकालना सीख गए कि पहली बात तो गैल्वेनिक सेल वर्क किस तरीके से करता है,
उसमें सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या होते हैं, सॉल्ट ब्रिज बनाने की रिक्वायरमेंट क्या होती है, और साथ ही साथ सेल बन गया तो सेल का जो पोटेंशियल आता है जिसको क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, ई सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, या फिर ई नॉट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, अब अगली क्लास में अपन इसके आगे वाले जो टॉपिक्स है जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी तो हमें केवल यही इलेक्ट्रोड बनाना आया है, और ये इलेक्ट्रोड कैसी है देखो, ये क्या है, मेटल की रोड है, ठीक है मेटल, और नीचे क्या इसी मेटल का सॉल्ट है, और ये सॉल्ट कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब कि वाटर में सॉल्युबल है। तो इस इलेक्ट्रोड को मैं क्या बोल सकता हूं, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तो एक ही टाइप का इलेक्ट्रोड बनाना आया है आपको, अभी तो आपको डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रोड बनाना सीखना है, और उन इलेक्ट्रोड्स को कैथोड और एनोड को जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो वहां से भी सेल ही तो बनेगा। ओके।